हेलो गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम तीन चीजें देखेंगे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डायपोल मूवमेंट और तीसरा हमारा डेंसिटी। बहुत आसान और बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, सारी चीजें प्रॉपर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं बीपी। बीपी बढ़ गया वो वाला बीपी नहीं है ये, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे पानी एक समय पाके क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जब वाटर बॉयल होने लगता है, या फिर किसी का भी हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पानी का एग्जांपल लेता हूँ, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे जाएंगे तो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं किसका, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर हैं जो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में भी और जेई या नीट में भी। पहला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कार्बन चेन, साइज ऑफ कार्बन चेन, यानी कि जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेसिकली हम बात करें तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया की क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी उतना कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया। अब इन दो पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1। यहां पर मैंने लिया CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं CH3 CH2 Br, अभी यहाँ पे Br, फिर यहाँ पे Br, फिर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ CH3 Br। आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है यदि साइज ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाए, या फिर जो मेन चेन है, ठीक है, या फिर जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता जाए तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यदि कम होगा सरफेस एरिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यदि ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर आप ऑर्डर बता सकते हो कि ये कार्बन में चेन ज्यादा बड़ी है, ये छोटी है और ये और छोटी है, तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा हुआ, हाँ या ना। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, और इसका ज्यादा होगा इससे। तो ये किसका ऑर्डर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ब्रांचिंग वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर अगेन CH2Cl, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पर CH CH2 CH3, ठीक है, Cl। तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3 कार्बन CH3 CH3 एंड Cl। आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो ध्यान से देखो, ये मेन चेन में 4 कार्बन एक ही चेन है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रांचिंग होगा, मेन चेन ये क्या आएगा, ब्रांचिंग का पार्ट होगा। अब यहाँ पे ब्रांचिंग और बढ़ रही है, तो बेसिकली ब्रांचिंग क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हमने क्या देखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन इसका, है ना। तो यदि मैं इसको नंबरिंग बोलूँ, इसको मैं बोल देता हूँ A, और इसको बोल देता हूँ B, और इसको बोल देता हूँ C, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा BP ऑर्डर, है ना। ब्लड प्रेशर नहीं भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो A का ज्यादा होगा देन B का देन C का। समझ में आ गया, सिंपल सी बात थी। डायपोल मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो डायपोल मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा, डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है हमारा Q इंटू डी, चार्ज और डिस्टेंस। तो बेसिकली आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया CH3Cl,
ठीक है। यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है वो शो किसकी वजह से होता है, ये आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि अंतर आ रहा है ना, डिफरेंस है, तब वहां पर डायपोल मूवमेंट शो होगा, यानी कि वो पोलर होगा। और हम ये भली भांति जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Cl का, वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है। तो बेसिकली ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना, और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा। डेल नेगेटिव का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर जा रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से इसका जो नेचर है वो क्या हो जाता है, हमारा पोलर हो जाता है। तो जो हेलो अल्केन्स में यदि मैं बात कर रहा हूँ, उनकी CH3Cl जो हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स, वो क्या होते हैं, हमारे पोलर होते हैं, राइट। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर, जो फेमस ऑर्डर है वो क्या होगा, तो अल्काइल हैलाइड की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। ठीक है। मजेदार बात यह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाँ या ना, एग्री हो? ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, है ना, तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट इसका होना चाहिए। ये कम खींचेगा तो इससे कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। बट ये जो ऑर्डर है वो क्या है, गलत है, रॉन्ग। ये डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर नहीं है। तो सही ऑर्डर कौन सा है, देखो यहाँ पर CH3I, इसका डायपोल मूवमेंट सबसे कम रहता है, सही बात है। फिर उसके बाद CH3Br, देन यहाँ पर CH3F का सबसे ज्यादा नहीं होता है, सबसे ज्यादा होता है CH3Cl का। तो यहाँ पर हमारा आएगा CH3F, देन हमारा आएगा CH3Cl। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर काउंट होते हैं। अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं, बट इसमें डिस्टेंस भी तो देखते हैं, है ना। तो जो CF बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, काफी कम है ना। तो इसका जो साइज है फ्लोरीन का वो काफी कम है, तो इसलिए ये इससे कम होता है, CH3Cl से डायपोल मूवमेंट इसका कम होता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मार दीजिएगा और इसको याद कर दीजिएगा। नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, नोट क्या, कि जो हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन, वो क्या रहते हैं, पोलर। ऑल्दो पोलर but are insoluble in water, insoluble in water। ठीक है, ये क्या है, पोलर होने के बाद भी पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं हमारे, है ना, वो पोलर होते हैं पर पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है, कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो फॉर्म नहीं करते हैं पानी के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी में छोटा सा आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। मैं कुछ जनरल ट्रेंड लेता हूँ, जैसे मैंने लिया RI, देन RBr, देन RCl। ठीक है, तो आप बताओ डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। हमें पता है कि नीचे जाते जा रहे हैं तो इनका साइज बढ़ता जा रहा है, मास भी बढ़ता जा रहा है। यदि R सेम है और इस तरीके से हम डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, तो डेंसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर का, है ना, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी आपको कुछ आता है या नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चंस 101% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, क्योंकि रिएक्शंस ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और डिफिकल्ट भी लगते हैं स्टूडेंट को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीन रिएक्शंस की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम दो रिएक्शंस देखेंगे। एक तो होगी हमारी SN1 रिएक्शन, ठीक है, और एक होगी हमारी SN2 रिएक्शन। दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखते हैं लास्ट तक कैसे क्या इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब समझते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। आपको ये बात पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कोई भी CX, है ना, CX,
अब यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लेना, बना देता हूँ, अदरवाइज स्टूडेंट कमेंट करेंगे, छोटी सी भी गलती हो जाती है तो। एक्स, ठीक है। इसको यदि हम किसी दूसरे के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे मान लो OH है, OH आया और इसको ले गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा, यानी कि X हटा के OH आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है ना। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यदि न्यूक्लियोफाइल आके इस एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करता है यहाँ से, तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो उसको सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब बेसिकली इसको थोड़ा सा और समझते हैं हेलो एल्केन्स के केस में। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 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 और X, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो X है, यहाँ पे Cl ले लो, Cl, ये जो Cl है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है या ना, ठीक है। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। तो कार्बन पर जो चार्ज आया डेल पॉजिटिव आया, क्लोरीन पर जो चार्ज आया वो डेल नेगेटिव आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या थी, ज्यादा थी। ये बात हमें समझ में आ गई। और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इनके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल की जो पहचान है वो जनरल या तो उनके पास लोन पेयर होगा या फिर उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो OH- एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। NH3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, हाँ या ना, ठीक है। H- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और Cn- ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसको भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। NO2-, ये सारे एग्जांपल इसके न्यूक्लियोफाइल के हैं। अब यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख के बताओ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ पर करेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, और हमेशा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स को क्या पसंद होता है, पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट्स आर अट्रैक्ट, है ना। तो इन ये क्या चाहेंगे, पॉजिटिव को ढूंढेंगे, जहां पर भी पॉजिटिव मिलेगा वहां पर ये अटैक कर देंगे। तो OH- भाई साहब नेगेटिव चार्ज है इनके पास, हाँ या ना, तो ये आएंगे यहां पर अटैक कर देंगे और इस Cl को बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CCH3 CH3, और चूंकि यहां पर OH- ने अटैक कर दिया था, है ना, जैसे ही पॉजिटिव देखा एकदम पटाख सीधे, अब यहां से OH- आ गया, अब Cl तो यहां से निकल चुका था, Cl-, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई, सिंपल थी। क्या किया, न्यूक्लियोफाइल आया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होती क्यों है, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी कैसे क्या होती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं एक जनरल रिएक्शंस की, ठीक है, तो वो जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे R, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं NU-, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपली न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ X की जगह NU आ जाएगा, ठीक है। और देन यहाँ पर X-, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये हमारा लीविंग ग्रुप हो गया और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम न्यूक्लियोफाइल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इससे अक्सर मतलब कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा और NCERT में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं, तो इसके यदि मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल, तो एक तो हमारा है Cn-, है ना, या फिर NO2, और भी हो सकते हैं, हम दो से समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली Cn- की यदि मैं बात करूं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर अभी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर दूसरा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा N-, ठीक है। अब इसके पास क्या खासियत है,
ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, इसका मतलब क्या है कि एक बार ये कार्बन अटैक कर सकता है और यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हो गए? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। आपसे पूछा जाए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल बताइए तो आपको बताना आना चाहिए क्या होते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं जैसे CH3Cl, यदि मैं इसकी रिएक्शन एक बार कराता हूं KCN के साथ, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरी बार रिएक्शन इसकी कराता हूं मैं CH3Cl की AgCN के साथ। ठीक है, तब भी आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर Cn और यहां पर AgCN। ठीक है, KCN जो होता है, KCN क्या होता है? आयनिक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं K प्लस और Cn माइनस, बट इसको हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये कोवालेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो Cn माइनस, तो यहां पर जो अटैक होता है, राइट, वो किसका होगा? ठीक है, तो ये Cn माइनस, तो यहाँ पे कार्बन जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइनाइड। क्या मिल जाएगा? CH3, ये है Cn माइनस, CH3 Cn माइनस। ठीक है, साइनाइड। तो क्या फॉर्म हुआ हमें? साइनाइड, राइट। अब यदि हम इसकी बात करते हैं दूसरे रिएक्शंस की, तो यहाँ पर क्या? AgCN है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा CH3NC, ये वाला अटैक हो रहा है ना। तो इसका जो रीजन है वो क्या है कि ये क्या है? कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट है नेचर में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर NC मिलता है और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या कहा मैंने? कि जब आप KCN से रिएक्शन करा रहे होंगे CH3Cl का, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें साइनाइड मिलेगा, Cn आएगा। जब AgCN के साथ कराओगे तब हमें NC आएगा। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। एक है हमारी SN1 रिएक्शन, दूसरी हमारी SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यहाँ पर जो S है उसका मतलब सब्स्टिट्यूशन है, जो N है इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, और 1 है यूनिमोलिकुलर। SN2 होता तो न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आ जाता बाय मॉलिक्यूलर। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। काफी बार डायरेक्ट 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इनके डिफरेंस के बेसिस पे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सही से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं आपको। पहले तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, CH3। ठीक है, एग्जांपल नंबर CH3 यहाँ पर हमने लिया क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस, ध्यान रहे एक्वस यानी कि पोलर सॉल्वेंट लेते हैं SN1 में, वो सारी चीजें मैं आपको लिखा दूंगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ये तो एज इट इज रहेगा, CH3 CCH3 CCH3, देन यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, तो OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पर, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन की थोड़ी सी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है ना। देखो ध्यान से, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। स्टेप 1, पहला स्टेप 1, हमने अभी जो एग्जांपल लिया उसी से कंटिन्यू करते हैं। CH3 यहाँ पर CH3, ठीक है, Cl। तो इस पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो Cl है वो ब्रेक होता है, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है। ये बॉन्ड क्या होता है? टूटता है, ब्रेक होता है, और यहां पर बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। CH3 यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। यानी कि पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप, और यही होता है इसका आइडियस स्टेप। ठीक है, ये जो कार्बन है ये भी आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री कार्बन है, हाँ या ना? तो ये जो कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या स्टेबल है, CH3 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 यदि आपने 11th में पढ़ा है GOC तो आपको पता होगा तीन तीन मतलब हाइपर कंजुगेशन यहाँ से मिल रहे हैं 3 ग्रुप से, ठीक है। उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी SN1 की। सिंपल सी बात, ये सारी चीजें मैं आपको लिखा दूंगा जो जो अभी मैं बोल रहा हूं। यदि मैं यहाँ पर रेट की बात करता हूं, है ना, तो जो रेट है वो क्या होती है, R इज इक्वल टू के, ये वाला केवल मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। अब इसके बाद यदि हम बात करें स्टेप 2 की, स्टेप 2, तो स्टेप 2 को भी हम यहीं देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो देखो इस मॉलिक्यूल को हम वापस से बना लेते हैं, CH3 CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे पीछे से और एक बार यहाँ से अटैक करे, ठीक है। तो मान लेता मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ से पीछे से अटैक कर रहा है OH माइनस और एक बार यहाँ से अटैक कर रहा है OH माइनस, ठीक है। ये चीजें आप लिख लेना, बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। जब यहाँ से अटैक किया तब भी हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, CH3 आना तो क्या है, OH ही आना है ना दोनों साइड, यहाँ पे क्या जाएगा OH, ठीक है। जब यहाँ से अटैक किया तब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पर भी CH3 लगाओ, यहाँ पर भी CH3 लगाओ और OH। अब जो जानने वाली बात है वो ये है कि यहाँ से बैक साइड से जब अटैक हुआ तब इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या, इन्वर्जन, हाँ या ना। जब सामने से अटैक हुआ तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन। क्योंकि इसके जो इसके आगे एक पोर्शन है स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं, रिटेंशन इन्वर्जन को समझाने की कोशिश की गई है, तो उसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे लेना पड़ता था और फिर सारी चीजें बतानी पड़ती थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल था बैक साइड से यदि अटैक हो रहा है OH माइनस का तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, और यदि फ्रंट साइड से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन यानी कि रिटेंशन, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा तो आप बता सकते हो, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो कितना होगा, sp2, है ना। तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप ये है कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, बॉन्ड टूटता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद जब कार्बोकैटायन बन जाता है तब यहाँ पर अटैक होता है OH माइनस का, ठीक है। वो किसी भी साइड से हो सकता है, आगे या पीछे। यदि यहाँ से अटैक करोगे तब रिटेंशन होगा, यहाँ से अटैक करोगे तो इन्वर्जन होगा, यानी कि SN बनवा दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब जो एग्जांपल हमने देखा था वो सिंपल सा था, OH माइनस आया, Cl को हटा दिया और हमें OH मिल गया, यानी कि ये रेसमाइजेशन इसमें हो रहा है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही इसमें हो रहा है, ठीक है। सिंपल थी सारी चीजें। अब SN1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक मैंने जितना भी मुंह से बोला उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अदरवाइज मैं इसको ऐप में डाल दूंगा। तो यदि अभी तक आपने SHARP20 ऐप डाउनलोड नहीं किया है, SHARP20 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो के रिगार्डिंग यदि आप किसी भी तरीके की मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9009155849, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत करना, कॉल इज नॉट अलाउड, ठीक है। और डाउट भी मत पूछना क्योंकि पर्सनली डाउट पॉसिबल नहीं होता क्लियर करना। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1, ठीक है। फटाक से जल्दी जल्दी से सारी चीजें लिखते जाइएगा। पहला, हमें ये पता है कि जो रेट है वो केवल अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है, यानी कि एक ही स्पीसीज ये है अल्काइल हैलाइड, इस पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यहां पर लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 1, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration
ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। इसका मतलब क्या है कि जो एक ही स्पीसीज थी, हमारा जो रिएक्टेंट था, उस पर ही सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, बाकी न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। सेकंड पॉइंट है इसका जो ऑर्डर है, चूंकि हमें ये पता है हमारी जो रेट है वो हमने देख ली थी के, और इस तरीके से जो भी हमारा रिएजेंट आ रहा है, रिएक्टेंट आ रहा है, एक ही मॉलिक्यूल था, है ना। तो इसकी वजह से, रेट की वजह से यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना होता है, 1। SN1 में जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 1 होता है। हमने स्टेप भी देखे थे, इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप, है ना। तो 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए 2 स्टेप रिएक्शन है। समझ में आ गया। यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही चीजें हो रही हैं, इसलिए रेसमाइजेशन यहाँ पर होता है। तो रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से फेवर किए जाते हैं, है ना। तो एक तो वीक न्यूक्लियोफाइल एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 रिएक्शन। समझ में आ गई। वीक न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए और जो कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की वो कितनी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यदि मैं एक और पॉइंट लिखने की बात करूं तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स अच्छे होते हैं, अच्छी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा था, एक एग्जांपल हम फिर से देखते हैं, मैंने ये कहा था कि जितना स्ट्रांग होगा कार्बोकैटायन, स्टेबल होगा, है ना, उतनी अच्छी होगी क्या, रिएक्टिविटी। ठीक है, तो एग्जांपल समझना चाहते हो तो एग्जांपल भी देख सकते हो, C ठीक है, Cl, फिर C और यहाँ पर Cl, देन Cl। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 3 डिग्री, ये क्या है, 2 डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री। अब आप बताओ इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो ये Cl यहाँ से चला जाएगा, ये Cl यहाँ से चला जाएगा, ये Cl यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। यानी कि अगेन ये 3 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, राइट। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा, स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ या ना। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बता सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। तो यही होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो क्या होगा हमारा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा हमारा कार्बोकैटायन उतनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी। ये सिंपल सी बात हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से घुस चुकी है। अब आप इसको नहीं भूलोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिएगा जिससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा SN1 कंप्लीट होता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं SN2 का मतलब क्या होता है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बायोमोलिकुलर। तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एक बार मैं जब पढ़ा रहा था तो यहाँ पर मैंने बायोमोलिकुलर बोल दिया था, तो वो इसलिए क्योंकि मैं बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो दिमाग में बार बार बायोमोलिक्यूल घूम रहा था। यदि कोई भी उस वीडियो को देखे तो वहाँ पर बायोमोलिकुलर कर ले, ना कि बायोमोलिकुलर। सॉरी, बायोमोलिकुलर नहीं है वो, क्या है, बायोमोलिकुलर। ठीक है,
अब देखो SN2 रिएक्शन भी सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पे एक शब्द आगे आ जाता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है SN1 से, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3Cl प्लस OH माइनस, तो बेसिकली OH माइनस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, है ना। यहाँ पर अटैक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है डेल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, हाँ या ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, तो OH माइनस यहाँ पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, CH3OH, हाँ या ना। तो इसी को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो काफी आसान है, तो मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, CH और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है Cl, ठीक है। OH पीछे से यहाँ से आ रहा है और ये इस पर अटैक करने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव, ये बात तो आपको पता है ना, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से जो स्टेप आता है वो कौन सा स्टेप होता है उसको समझिएगा। सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाती है कि कार्बन, ठीक है, यहां से OH जुड़ रहा होता है, OH, कलर चेंज कर लेते हैं अदरवाइज, OH जुड़ रहा होता है और Cl निकल रहा होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, क्या आ जाती है, ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, इंटरमीडिएट बनता है। यदि ध्यान से देखो आप, अभी इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन के 5 बॉन्ड, कार्बन कहेगा ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, बहुत बड़ा पाप हुआ, ठीक है। कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते हैं, और यदि ये ऐसा है तो कार्बन वहां पे अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो एज अ इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। और यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है फाइनली, Cl यहाँ से निकल जाता है और OH यहाँ पे आ जाता है, तो OH देन हमारा जो था कार्बन H, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यदि आप ध्यान से देखो तो पाओगे कि Cl इधर साइड था और OH इधर था, तो OH बैक साइड से अटैक कर रहा है और इधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, 100% इन्वर्जन। इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, यानी कि बैक साइड से OH अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है, CH3Cl पर भी और OH पर भी। तो यदि आप लिखना चाहो तो R वो क्या होगा, CH3Cl, यहाँ पे K कांस्टेंट लगा देना, और देन OH, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है आप इसको देख के बता सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 2 ऑर्डर। तो जो हमारा SN1 था वो 1 ऑर्डर रिएक्शन था, ये हमारा 2 ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 2 स्टेप रिएक्शन था, SN2 हमारा 1 स्टेप रिएक्शन है, हाँ या ना। तो ये सारी चीजें आई थिंक मुझे लिखा देना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा के फटाक से ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक ये थोड़ा सा पतला किया जाए इसको, है ना, फॉन्ट को। पॉइंट नंबर 1 क्या, बताओ जल्दी, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में पता क्या थी, K, CH3Cl और OH माइनस, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखो रेट डिपेंड्स ऑन concentration of both nucleophile and alkyl halide, ठीक है। तो जो हमारी कंसंट्रेशन है, वो जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर भी और अल्काइल हैलाइड पर भी। सेकंड पॉइंट आप लिखना चाहोगे, इसका जो ऑर्डर है हम देख के बता सकते हैं, कितना है, 2, ये और ये, है ना, यहाँ पे 1 1 है ना, तो ऑर्डर इसका कितना है, 2 है। ये 1 स्टेप रिएक्शन है, इसका जो आपने स्टेप देखा होगा, एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है, और SN1 में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। चौथा पॉइंट लिखाने की बात करूं तो यहाँ पर 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन, क्योंकि रिटेंशन यहाँ पर नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अपोजिट साइड से
अटैक करता है। यदि मैं फेवर की बात करूं कि इसको कौन कौन सी न्यूक्लियोफाइल किस तरीके का होना चाहिए जो फेवर करे, तो एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2 रिएक्शन, फेवर SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, फेवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो सॉल्वेंट है, हमने SN1 में लिया था पोलर, और यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था, है ना, वो किसकी ज्यादा थी, 3 डिग्री की, देन उससे कम 2 डिग्री, देन उससे कम 1 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 1 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री की, फिर उससे कम 3 डिग्री की, उससे कम। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन हिंडेंस, यानी कि जो स्पीसीज है उसकी हिंडेंस कैसी क्या है ना। तो बेसिकली रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंडेंस। यदि हिंडेंस ज्यादा हुई तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, है ना, और हिंडेंस कम हुई तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। हिंडेंस यानी कि भीड़भाड़। ठीक है, SN1 में भी ये पॉइंट आप लिख लेना, ये ऑर्डर वाला मैंने वैसे लिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं SN1 और SN2 दोनों रिएक्शंस को। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम शुरू कर रहे होंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो चलिए, एक बार यदि वीडियो पसंद आपको आया है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।